नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आपने हमारा जो पिछला विश्लेषण जो किसान बिल के बारे में था, आपने उसे बहुत पसंद किया। और जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में पूछा था कि बच्चों नेक्स्ट जो हम विश्लेषण करें उसका मुद्दा बताइएगा, तो आज हम अपने एक नए मुद्दे के साथ हैं जिसका टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद। और यहाँ पर इस विवाद को समझाने के लिए मेरे साथ हमारे जीएस मेंटर, जीएस गुरु पुष्कर पाटिया सर प्रेजेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के मुद्दे में स्टूडेंट को, और देखिए आज का मुद्दा ऐसा नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए आज का मुद्दा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टूडेंट को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। स्टूडेंट को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो वाकई में कि क्यों आज की डेट में ये जो इंडो चाइना जो वॉर है, इट्स लाइक अ वॉर है ना। वॉर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से बहुत सारी चीजें हैं, उन पर प्रकाश डाला जाएगा और समझा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है। उम्मीद है आप वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको आज वाकई में जो हमारा आजादी के बाद का नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, वो नारा क्यों खत्म होता हुआ जा रहा है, उसके पीछे सारी जो भी वजह है उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम प्रकाश डालेंगे उस पर हमारे जीएस मेंटर पुष्कर पाटिया सर। तो मैं चाहूंगा एक बार पुष्कर सर का सभी लोग और मैं स्वागत करता हूं एग्जाम पास पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने फिर मुझे बुलाया और आज हम फिर एक ऐसा वीडियो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जो बच्चों के करंट अफेयर्स हैं उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेगा और एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या मायने रखते हैं आज के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से। बिल्कुल। अच्छा मुझे सर एक चीज और बताएं कि क्या ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या इससे स्टूडेंट को फायदा होगा? बिल्कुल सर। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंटेम्पररी जो हमारे इश्यूज होते हैं उन पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच में कौन सा विवाद है, कितनी लंबी सीमा है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कितनी लंबी सीमा है, तवांग कहां पर है, ठीक है ना, माओ से तुंग कौन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और खासतौर पर मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो एनडीए, सीडीएस, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो तैयारी जैसी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक, ये मुद्दा समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं फिर आज सभी अपने स्टूडेंट्स को और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बता देता हूँ, आज का जो हमारा विश्लेषण है ये बायस नहीं होगा, इसमें कोई किसी का फेवर नहीं होगा। आपको मालूम है कि मीडिया कहीं ना कहीं हद तक चीजों को फेवर करती है, जो जिस पार्टी को बिलोंग करती है वहां से वो करती है। आप सब देख रहे होंगे जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। तो हमारा जो भी विश्लेषण है ये विश्लेषण टीचरों का है, ना कि एंकर्स का। तो चलिए पुष्कर सर, आपसे सबसे पहले आज का मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और स्टूडेंट को उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं भी पढ़ता रहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी आप जब पढ़ते हैं तो इट्स वेरी गुड हैबिट। बिल्कुल सर। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है आज का कि सर ये जो भारत चीन विवाद है, ये वाकई में विवाद क्या है, इसकी जड़ कहाँ है, ये उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि जहां तक मैंने इतिहास जो पढ़ा है, मुझे लगता है कि जब हम देश आजादी की तरफ था तो हमारा और चीन का एक अच्छा संबंध था। शायद उसी नाते पंडित नेहरू जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शायद उनको वहां पर यूएन में अपना खुद वोट दिया था। तो इसकी जड़ क्या है सर? सबसे पहले मैं चाहूंगा आप व्यूअर्स को आज ये बताएं कि इसकी रूट कॉज क्या है, कि ये जो मुद्दा है वो कैसे बन गया? देखिए मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा सर कि ये मुद्दा नया नहीं है, ठीक है ना, अच्छा। ये मुद्दा काफी पुराना है, ठीक है ना। और जहां तक मैंने एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद ये 1950 के बाद या 1962 के बाद जो युद्ध हुआ था उसके बाद से ये मुद्दा है ये ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये लगभग ये 18वीं शताब्दी से मुद्दा चला आ रहा है, ठीक है अच्छा। ना। बिल्कुल फर्क सिर्फ इतना था कि तब हमारे और चीन के बीच में तिब्बत हुआ करता था, ओके। ठीक है ना। और चीन जो था, हम उसकी सीमा हमसे डायरेक्ट स्पष्ट नहीं करती थी, ठीक है ना। और 3 आयोग बने विभिन्न विभिन्न, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न सीमा रेखाएं तय की। चीन ने उन पर आपत्ति जताई, कुछ पर हामी भी भरी। लेकिन जब आजादी के बाद, खास तौर पे 1962 के युद्ध के बाद, हम देखेंगे कि चीन के रुख में एक खास प्रकार की कठोरता, एक जिद्दीपन और एक खास प्रकार का आक्रामकता देखी गई है, बिल्कुल। ठीक है। और उसकी खास वजह है भारत सरकार की, या मैं कहूंगा भारत की ढूलमूल नीतियां, ठीक है। 1962 का युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जीत ना सके।
वो हमारे राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी उसमें कमी, और जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसमें लैक ऑफ विजन था। ठीक है ना? इस वजह से 1962 के युद्ध में अगर आप देखेंगे, कोई भी देश किसी पर जीतता है तो वो अपनी सारी की सारी जो सीमा है, सारे विवाद सॉल्व कर लेता है। ठीक है बिल्कुल, ना? फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में अगर कोई विवाद होता है, हम दोनों एक देश हैं, हम दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है बिल्कुल, ना? कोई विवाद होता है और मैं आपसे जीत जाऊं, बिल्कुल, तो मैं अपने सारे विवाद पूरे करूंगा। बिल्कुल, ठीक है सही ना? बात। 1962 के युद्ध भी के बाद भी जब उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो ऐसी क्या वजह थी कि बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर कब्जा क्यों नहीं कर सका? बिल्कुल, ठीक है ना? उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी क्या रणनीति है चीन की, हम इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना? और जैसा कि सर आपका प्रश्न था, बहुत वैलिड था, बहुत वाजिब था कि भारत-चीन सीमा विवाद के पीछे की जड़ क्या है? बिल्कुल। ठीक है मैं ना? यही चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट ये जो भी देखिए हम जो विश्लेषण कर रहे हैं सर, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें बच्चा क्यूरियस तो होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि उसको वो जैसे हमने किसान बिल पर हमने पिछला एक डिबेट रखी थी, जी। उस पर भी बच्चे ने अच्छा उसको सहयोग दिया, उसने शेयर भी किया जी, जी, जी। और इवन बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपने एक बहुत अच्छा जैसे मेरा एक स्टूडेंट था हरियाणा में सर, उसके पिताजी फार्मर थे, उन्होंने वो वीडियो देखी कि उसने बच्चे ने अपने पापा को दिखाई कि हमारे सर थे और उन्होंने एक किसान बिल के लिए एक बताया है कि वाक़ई में क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा विश्लेषण है कहीं हद तक बच्चों के साथ-साथ उनके माँ-बाप को भी पसंद आ रहा है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो जड़ है, ये जड़ क्या है? ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? इसके लिए हम थोड़ा-सा हमें मैप देखना पड़ेगा सर, अगर आपके सामने देखिए कि पीछे मैप है, ठीक बिल्कुल, है ना? अब जैसे मैं बात करूँ अगर, तो जैसे कि आपके सामने ये मैप दिखाई पड़ रहा होगा, जम्मू-कश्मीर से लगता हुआ सर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको एक लाल-सी सीमा दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल, ठीक है ना? फिर आप देखेंगे सिक्किम से एक सीमा दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल ठीक है मैं ना? देख पा रहा हूँ और स्क्रीन यहाँ पर। से आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से एक सीमा दिखाई पड़ रही है, ठीक बिल्कुल, है ना? जैसा कि सर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आपके सामने यहाँ पे कुछ एक लाइन सी दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल सर मैं स्क्रीन पर देख जम्मू-कश्मीर, पा रहा हूँ। ठीक है ना? ये एक्चुअली अब तो यहाँ पर मैं बताऊँ ये लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है ना? क्योंकि जम्मू-कश्मीर और दोनों लद्दाख अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज़ बन चुकी हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैप में जम्मू एंड कश्मीर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है एक्चुअली लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है? ओके, नीचे आप देखेंगे अगर हम चीन और भारत के सीमा विवाद को देखें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? एक जो पार्ट है वो है पश्चिमी सीमा विवाद, ओके, दूसरा जो भाग है वो है सेंट्रल सीमा विवाद या मध्य सीमा विवाद, बिल्कुल, और तीसरा जो है वो है पूर्वी सीमा विवाद, ठीक है? ओके, तो जो लद्दाख से जो अक्साई चीन का जो आप देख रहे हैं सर, ये आपका पश्चिमी सीमा विवाद है, ठीक है? ओके, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, ये आपका मध्य सीमा विवाद है, ओके, ठीक है ना? और अगर आप देखेंगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी सीमा विवाद है, ओके, ठीक है? यहाँ पे मैं बताऊं तो भारत और चीन के बीच में ये जो मध्य सीमा विवाद है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, ये ओके, ये विवाद कभी बहुत ज्यादा सीरियस रहा नहीं, और ये कभी विवाद का मुद्दा बना भी नहीं, ठीक है? विवाद का मुद्दा जो है वो है आपका पश्चिमी सीमा विवाद यानी अक्साई चीन वाला मामला, बिल्कुल। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला मामला, अक्सर ठीक है? मैंने सर न्यूज़ में जो पढ़ा है और मैं न्यूज़ को जब देखता हूँ, तो अक्सर जो मैंने विवाद देखा है, वो पूर्वी विवाद ज़्यादा हमें न्यूज़ में सुनाया जाता है या इसके पीछे भी कुछ रीज़न है ऐसा कि सर हम पूर्वी को दिखाएँगे और हम पश्चिमी को नहीं दिखाएँगे? देखिए सर, एक्चुअली बात क्या है कि पश्चिमी विवाद कहीं न कहीं इस तरह से सोल्व हुआ है क्योंकि जो अक्साई चीन का मामला था 1962 में चीन ने उस पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा अक्साई चीन के मामले में कि ये मामला अब बहुत बढ़ गया है। पहले आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश वाला मामला, बिल्कुल। ठीक है ना? यानी हाँ। पूर्वी सीमा विवाद। लेकिन आप देखेंगे हाल ही के कुछ सालों में तो ये पश्चिमी सीमा विवाद ज़्यादा बढ़ गया है, हुँ, और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है आर्थिक और सामरिक जो दृष्टिकोण है चीन की तरफ से, वो महत्वपूर्ण है। वो इसका के पीछे एक बड़ा मुख्य विवाद है। कैसे? आपको पता होगा ओआरओपी एक योजना चल रही है, वन रोड वन बेल्ट, ओआरओबी, ठीक है ना? इस बेल्ट के तहत या मैं कहूँगा इस परियोजना के तहत चीन एक रास्ता निकाल रहा है, ठीक है ना? वो रास्ता आपका पाकिस्तान से होते हुए मध्य एशिया से जाते हुए आपका यूरोप तक जाएगा। ओके, ठीक है? और दूसरा जो समुद्री रूट बना रहा है वो, जिसे हम पल्स ऑफ स्ट्रिंग भी कहते हैं भारत को घेरने की रणनीति, वो आपका चाइना सागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए, ओमान से जाते हुए, वो आपका अफ्रीका, एक तरफ अफ्रीका तक चला जाएगा और दूसरा रूट आपका मध्य सागर को पार करते हुए फिर एशिया तक जाएगा और अमेरिका तक भी जा सकता है। ठीक है। ठीक है ना? अब अगर आप देखेंगे हाल ही में जो गलवान घाटी का विवाद हुआ था 5 मई सन 2020 को, जिसमें 20 भारतीय जवान मारे गए थे। बिल्कुल, ठीक है ना? और जहां तक भारत सरकार का आकलन था तो लगभग 36 सैनिक मारे गए थे चीन के, ठीक है? और वैसे शायद थोड़ा-सा अतिशयोक्ति होगी कहना, लेकिन जो सीआईए थी अमेरिका की, उसने लगभग 100 सैनिकों के मारने की बात कही। बिल्कुल, ठीक है?
लेकिन 100 चीनी सैनिकों का मरना मुझे भी थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन फिलहाल 40-50 के आसपास में मान सकता हूँ, ठीक है? चले खैर वो एक अलग चीज़ है। तो सर जैसे मैं बता रहा था कि भारत और चीन के बीच में जो है वो दूसरी सबसे लंबी सीमा है। हम सबको मालूम है भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा है, ठीक है बिल्कुल। ना? लगभग आप बात करें तो लगभग 3888 किलोमीटर की लगभग सीमा है, ठीक है? चीन की अगर आप बात करें यहाँ से पूर्वी विवाद की, तो पूर्वी बिल्कुल। विवाद के बारे में मैं बात करूँ तो चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा स्वीकार नहीं करता। अच्छा। वो उसे दक्षिणी चीन का हिस्सा मानता है, ओके। ठीक है? और उसमें भी वो ज़्यादातर जो क्या कहते हैं आपका यहाँ जो तवांग घाटी है इस क्षेत्र में, ठीक है ना? उस पर ज़्यादा जोर देता है, अच्छा। ठीक है? तवांग घाटी पे क्यों? हाँ। क्योंकि सर तवांग घाटी एक बहुत बड़ा बौद्धिस्ट पर्यटन स्थल है ओके। और ये भारत की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। ओके। और ये भी मैं बता दूं खास तौर पे अपने उन बच्चों के लिए जो जो तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल। कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, अच्छा। ठीक है? अब अरुणाचल अब तिब्बत इनका चीन वालों का कहना क्या है कि ये जो मॉनेस्ट्री है इन पर जो आधिपत्य है वो तिब्बती लामाओं का है बिल्कुल। और तिब्बत क्योंकि चीन का हिस्सा है इसलिए ओके। तवांग भी चीन का हिस्सा है और वो अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिणी चीन का हिस्सा मानते मानता हैं, है। ठीक है? लेकिन भारत ने उसकी इस दावे को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, ठीक है? हमारी जो कंसर्न है वो है सर ये डोकलाम घाटी। ओके। ये डोकलाम घाटी जो है ये सिक्किम भूटान यानी सिक्किम मतलब भारत है ना, भूटान और चीन के बीच में ट्राई जंक्शन है ओके। और यहां तक अपना सड़क बना रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चीन, ठीक ओके। है? हमें क्या कंसर्न है? हमें क्या भारत सरकार को क्या कंसर्न है? अगर आप देखेंगे सर तो ये सिलीगुड़ी जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा रास्ता है, ओके। ठीक है? यहीं से आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर हम अपना क्या करते हैं अपना पहुंच पाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका पूरा बांग्लादेश आ गया या तो फिर हम कहां से जाएंगे सर, बर्मा के थ्रू हम्म। या त्रिपुरा के थ्रू जाएंगे, ठीक है ना? तो सर अगर यहां तक आ जाता है इतने नजदीक तक चीन तो कभी भी हमला करके वो इस चिकन नेक को काट सकता है, मुर्गी की गर्दन को काट सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही चिकन नेक कटी तो आप समझिए अरुणाचल प्रदेश तो छोड़िए ये 7 जो राज्य हैं असम, नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये सारे के सारे राज्य हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसी वजह से इनको सेवन सिस्टर्स इनको बोला जाता सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है है। ना? अच्छा। तो ये हमारे लिए बड़ा ही कंसर्न का विषय है, ठीक है ना? इस पे हम अपने कंसर्न जाहिर करते रहते हैं। हमने अपना एयर बेस बनाया है, हमने अपने मिलिट्री बेस बनाया और अपने आप को काफी मजबूत किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो दिक्कत जो है सिर्फ अक्साई चीन के मसले पर है। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी रेड कलर की, हाँ हाँ। ठीक है ना? देखिए मैं आपको अगर इसका ऐतिहासिक स्तर पे बताऊं तो सर यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपके बारे में बताता हूँ। 1862 में ब्रिटिश इंडिया के एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था डब्ल्यू एच जॉनसन, ओके। ठीक है? डब्ल्यू एच जॉनसन ने एक लाइन प्रपोज की, ठीक है ना? और उस लाइन जो प्रपोज की उसे कहा जाता है जॉनसन लाइन, ठीक है ना? उस जॉनसन लाइन में इन्होंने पूरा जो अक्साई चीन का हिस्सा था वो भारत का हिस्सा माना। ओके। आई बात समझ में? और सर उस समय चीन से पूछा नहीं गया इस लाइन को हमने बनाया जॉनसन लाइन है, चीन से पूछा नहीं गया उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सर उस समय ये आपको जो राज्य दिख रहा है ये एक्चुअली जिंगजियांग प्रांत है, जिनजियांग प्रांत। आप देख रहे होंगे, ये पहले चीन से स्वतंत्र राष्ट्र था, ओके। स्वतंत्र क्षेत्र था। दूसरा राज्य आपको पता था ये तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है। ये तिब्बत का क्षेत्र। तिब्बत भी अपने आप में स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र था। तो चीन से हमारा कोई मतलब नहीं था, तो चीन सही। से पूछने की कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं थी, पड़ी। ठीक है ना? लेकिन चीन ने 1975 में जिंगजियांग प्रांत पर कब्जा कर लिया, ठीक है? तब हमारी सीमा जो है वो चीन के साथ मिलने लगी। अब चीन ने यहां पर इस लाइन को मानने से ऐतराज जता दिया, ठीक है? उसके बाद सर क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि 1899 में 1899 में ब्रिटिश काउंसिल के एक सदस्य थे जिनका नाम था जॉर्ज मैकार्टनी, ठीक है? उन्होंने भी एक लाइन का प्रस्ताव दिया, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्साई चीन का कुछ हिस्सा चीन को और कुछ हिस्सा भारत के नाम कर दिया कि ये होगा कुछ हिस्सा चीन का कुछ हिस्सा भारत का, ठीक है ना? और ये लाइन का जो प्रपोजल था ये जो चीन तक पहुंचाया था ये क्लाउडी मैकडोनल्ड ने पहुंचाया था। वो भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के सदस्य थे, ठीक है? इसलिए इस लाइन को मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन भी कहते हैं, ठीक है? अब है क्या सर कि शुरुआत में तो चीन ने इसे लेकर कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बाद में 1959 में चीन ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है ना? अब चीन ने जो स्वीकार किया वो भी एक छलावा था, ठीक है? अच्छा, एक चीज और सर, सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो हम लोगों को बताया जाता है कि चीन का नाम का मतलब ही छलावा है,
तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा सा 1 मिनट हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मतलब हमें ऐसा क्यों बताया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। बिल्कुल सर। क्या वो वजह थी सर? एक बात ऐसा है सर कुछ। देखिए, जैसे आपको पता है कि शतरंज कहाँ इजाद हुआ? शतरंज का जो खेल है, उसकी जी। जो नींव कब? भारत में। भारत। हाँ। तो जैसे हम शतरंज एक इंडोर गेम खेलते हैं, वैसे ही एक इंडोर गेम खेला जाता है चीन में। अच्छा। ठीक है? वो भी उसमें भी क्या होते हैं, काली-सफेद पार्टियाँ होती हैं, गोल सिलिंड्रिकल, ठीक है ना? और उसमें एक दूसरे को घेरने की रणनीति बनती है, अच्छा। ठीक है? लेकिन उस खेल की खास बात ये है, वो इंडोर गेम है, आउटडोर गेम नहीं है। जैसे हम लोग कैरम या लूडो या शतरंज खेलते हैं, उस बिल्कुल। प्रकार का एक इंडोर गेम है। उस गेम में ये दिखाने की जरूरत होती है कि मैं ये चाल चल रहा हूं, मैं आपको यहां से घेरूंगा, ये मैं आपको दर्शाऊंगा। अगर आपने मुझ पे यकीन कर लिया, तो मैं दूसरी तरफ से घेर के आपको हरा दूंगा। ठीक है। यानी इस गेम का जो पर्पस है, वो ये है कि दूसरे के दिमाग में ये डालना कि मैं यहां से जाऊंगा या ये करने वाला हूं, लेकिन मेरी सोच कुछ और होगी। बिल्कुल। ठीक है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको 1962 के चीन के युद्ध में मिल जाएगा, ओके। जो भारत चीन का युद्ध था। अगर आप भारत चीन के युद्ध की बात करें, तो आपको पता होगा, उससे जस्ट कुछ महीने पहले जब ये युद्ध हुआ था, लगभग 3 महीने पहले, चीन के रक्षा मंत्री भारत आए थे। और भारत आके उन्होंने चीनी सैनिकों को मेडल दिए थे, उनको ऑनर दिया था। किसने सोचा था कि वो रक्षा मंत्री जो आए हैं, और जिनके साथ, जिस चीन के साथ नेहरू जी ने पंचशील समझौता किया था, बिल्कुल। 5 सिद्धांतों के आधार पर समझौता, जिसमें चीनी और भारत हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे, कोई भी विवाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टॉकिंग टेबल टॉक से सुलझाएंगे, एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे। ठीक है ना? ये सब बातें पंचशील सिद्धांत में थी। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1962 में बिना बताए उसने अचानक से भारत पर हमला कर दिया। अरे आप दूर क्यों जा रहे हैं? अभी आप देखिए ना, फरवरी में तो आए थे शी जिनपिंग, बिल्कुल। तमिलनाडु में। बिल्कुल। तमिलनाडु में उनका स्वागत किया था मोदी जी ने। वहां पे फिर उन्होंने फोटो भी खिंचाई फोटो थी भी बीच खिंचाई में। थी, बीच के आगे उनको एक बाकायदा एक कच्ची पुड़म साड़ी का भी भेंट की थी, जिन पे सिंह जी की तस्वीर बनाई गई थी रेशम से। बिल्कुल। इतना कुछ अच्छा संबंध बनाए गए थे। तमिलनाडु में वो हुआ था, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में तो पड़ती है ठंड, है ना? क्या आपने सोचा था कि 3 से 4 महीने के अंदर ही इतना कुछ हो जाएगा कि वही चीनी सैनिक, जिनके राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे आए 4-5 महीने पहले मेहमान बनकर, वो हमारे यहाँ घुसपैठ कर देंगे? आई बात समझ में? तो आप देखेंगे, ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है। चीन का कोई भी ऐसा पड़ोसी देश नहीं है गाइस, जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना चल रहा हो। सही। आई बात समझ में? बस एक देश आप कह सकते हैं, पाकिस्तान। वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने, सॉरी, ये जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये गिफ्ट कर दिया है चीन को। अच्छा। मतलब आप समझिएगा कि अपने ही देश का हिस्सा किसी दूसरे देश को देना। अच्छा, मेरा यहीं सर इससे एक आपको सवाल भी है जी कि ये जो विवाद है, ये जो हमारे साथ इंडो चाइना विवाद चल रहा है, इसमें कहीं हद तक जैसे आप बता रहे थे और आपने बोला, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि पाकिस्तान ने अपना एक पार्ट क्या करते हैं, गिफ्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर का एक पार्ट, एक्चुअली वो उसका तो पार्ट नहीं है, वो हमारा पार्ट है। वो तो खैर सब कुछ हमारा ही है। क्योंकि हम, है ना? हमारा, हमने अपना हाँ। अधिकार बताते हैं सर, ये हमारा तो ऑफिशियल स्टैंड ऑफ तो है। तो इसमें पाकिस्तान का कोई है कहीं हस्तक्षेप, या आपको लगता है ऐसी कोई मंशा है जो भविष्य में ये ऐसा होता है ना कि 2 लोग मिलके एक व्यक्ति को या एक मुल्क को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? सर देखिए, अमेरिका के एक पूर्व राजदूत रहे 1990 के दशक में। ओके। ठीक है? उनका नाम था ब्रैडवे। ठीक है? उनका एक मशहूर कोटेशन है। ठीक है? उनका एक मशहूर कोटेशन है कि चीन के 2 पागल कुत्ते हैं। ओके। एक है पाकिस्तान, दूसरा है उत्तर कोरिया। अच्छा। ठीक है? तो चीन के 2 पागल कुत्ते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा उत्तर कोरिया। बिल्कुल। पागल कुत्ते का मतलब आप समझ रहे हैं? पागल कुत्ते का मतलब जो है, जिसको कुछ नहीं पता, ओके। वो जिस तरफ उसका मालिक उसे दौड़ाएगा, वो उस तरफ दौड़ेगा। उसे काटेगा। सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, पागल कुत्ता मालिक को भी कभी-कभी पहचानने से इनकार कर देता है। बहुत बार। है ना? एक बार नहीं, बहुत बिल्कुल। बार हो सकता अगर है। आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक चीज देखेंगे कि आतंकवाद का इस्तेमाल जो सबसे पहले रशिया के खिलाफ किया गया था कोल्ड वार में, वो पाकिस्तान को ने आतंकवादी बनाए थे अमेरिका की शह पर। फिर जब कोल्ड वार खत्म हुई, सोवियत रूस का विघटन हो गया, उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों का, उन्हीं तालिबानियों का इस्तेमाल किया गया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। बिल्कुल। और 1990 के दशक से लेकर लगभग मैं बात करूं अभी तक, भारत बहुत पीड़ित रहा,
लेकिन इसका सबसे बुरा जो समय था वो रहा था आपका जो आपका 26/11 की घटना हुई थी। बिल्कुल। ठीक है? हम बहुत परेशान थे। हमने जगह-जगह बात की, हमने कहा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ बैन लगाइए, ठीक है? लेकिन उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां आज वो आर्थिक दिवालिया होने पर मजबूर है। बिल्कुल। एफएटीएफ ने उस पर बैन लगा दिया है और एफएटीएफ ने अपने 42 पॉइंट दिए हैं कि इन पर आप सुधार करेंगे तब हम आपको ग्रे लिस्ट से ऊपर लेकर जाएंगे, वरना हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। बिल्कुल। और एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि कोई भी देश किसी भी प्रकार का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। और किसी देश में आज के जमाने में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और एफडीआई नहीं आएगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये तो फिर भगवान ही जाने। सही। ठीक है सर। तो पाकिस्तान का एंगल तो एक इस तरफ से जो राजनीतिक रूप से है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इट इज ऑलवेज बी अ एलिफेंट इन द रूम। सही बात। ये हमेशा एक रूम में एक हाथी की तरह नजर आता है, ठीक है? और चीन हमेशा पाकिस्तान को प्रोवोक करता है कि वो उसके भारत को उसकी पश्चिमी सीमा पर परेशान करता रहे और पूर्वी सीमा पर वो अपना सलामी स्लाइस जो वाली जो रणनीति है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो इस्तेमाल कर कर भारत के क्षेत्र पर धीरे 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 कब्जा करता रहे। और अब एक दूसरा मसला भी आ गया है, वो है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे सर कि ये अभी मुद्दा क्यों भड़का। सही बात है। इसके पीछे निश्चित से कोई कारण हुआ होगा। ऐसा तो नहीं था कि सी जिनपिंग सुबह सो के उठे और उन्होंने कोई फिल्म देखी थी, शाम को सुबह उन्हें गुस्सा था, मूड खराब था, उन्होंने अपने सैनिक को, अपने कमांडर को फोन मिलाया कि चलो भारत पर क्या कहते हैं सीमा विवाद बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता। सही बात। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। ठीक है? अब मैं आपका ध्यान यहां पे लेके आना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे कि ये जो गलवान घाटी है, ठीक है ना, गलवान घाटी से दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है, ठीक है ना, और यहां से सड़क जा रही है गिलगित बल्किस्तान से होते हुए ग्वादर एयरपोर्ट तक, ठीक है ना। ये आपका काशगर क्षेत्र है और ये आपका ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर सी पोर्ट है आपका पाकिस्तान का, ठीक है ना। अब क्योंकि ये 200 किलोमीटर जो सीमा है ये पीओके से गुजर रही है, ठीक है। तो सर जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये काशगर प्रांत से लेकर ये ग्वादर एयरपोर्ट तक जो कि सी पैक बन रहा है, ये 200 किलोमीटर की सीमा जो है ये जम्मू कश्मीर से गुजर रही है। और जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के कौन से पार्ट से, पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन में पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो ये रोड हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और हमने इस पे ऐतराज जताया और सी पैक में शामिल होने से या ओपीओआर में शामिल होने से मना कर दिया। अब चीन को ये डर है क्योंकि यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है और इस सड़क की वजह से हमारा डोमिनेंस इस सड़क पे होगा, तो वो चाहता है कि गलवान घाटी का ये क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाए, ठीक है। हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने एक स्ट्रेटेजी की बात की थी जिसे कहा गया था सलामी स्लाइस स्ट्रेटेजी। सलामी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मीट के टुकड़े से होते हैं, ठीक है ना। तो चीन का हमेशा मानना है कि कभी भी जैसे कोई बड़ा क्षेत्र है उस पर एक साथ कब्जा करने से विवाद हो जाएगा, तो एक साथ कब्जा करने की बजाय छोटे छोटे क्षेत्रों पर समय के साथ कब्जा करते रहो, सलामी को काटते रहो और ऐसा करके आप उसके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। इसे कहा जाता है सलामी स्लाइस टेक्निक, ठीक है ना। तो वही अपना रहा है कि वो छोटे छोटे, क्योंकि अभी तक जो है आप देखेंगे पेंगोंग लेक है बिल्कुल। और यहाँ पे 8 चोटियां हैं, 4 भारत के कब्जे में, 1 to 4 फिंगर 1 to 4 और 4 और 5 to 8। अब वो फोर्ट के अंदर घुसपैठ करने लगा, वहां सड़क बनाने लगा, जिसका विरोध भारत सरकार ने किया, भारत की आर्मी ने क्या उसको रोक दिया और यही विवाद का मुद्दा बना। वो धीरे धीरे 1 by 1 इस रणनीति को अपनाते हुए क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है और अगर हमने इसका मुकाबला नहीं किया तो आगे बहुत देर हो सकती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भारत की कोई रणनीति है इस विवाद के परिप्रेक्ष्य में, भारत क्या आज हमारा जो भारत है वो वही 1962 वाला भारत है जिसमें हम अगर युद्ध हुआ, वैसे तो मैं कहता हूँ युद्ध होना, क्योंकि जब युद्ध होता है तो यकीन मानिए वो देश करीब 50 साल पीछे पहुंच जाएगा उस युद्ध की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज का नुकसान होगा, कितने सैनिक शहीद होंगे, दोनों तरफ से शहीद होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज की डेट में जो हमारा भारत है उसका शायद ये स्टैंड नहीं होगा कि अगर आप युद्ध स्टार्ट करोगे तो हम हार मान लेंगे। आज
शायद ही नहीं, मैं कंफर्म हूं कि हमारी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो हमारी नेवी है, वो बहुत सक्षम है युद्ध का सामना करने के लिए। लेकिन भारत फिर भी इसके लिए क्या रणनीति बना रहा है, और क्या कोई रणनीति अभी ऐसी बना दी है जिससे हम इस ये जो विपत्ति का समय जब आएगा दोनों देशों के लिए, चाहे युद्ध हमारा हो, पाकिस्तान का हो, या हमारा और चाइना का हो, तो इसके लिए क्या रणनीति है इस पर? और सर यहाँ पे मैं आपकी इस बात को दो भागों में बांटूंगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी इस बारे में बात करूंगा मैं। देखिए एक्चुअली क्या है हमारी रणनीति, जहां तक आप हमारे मोदी जी की बात सुने, हमारे प्रधानमंत्री की बात सुने, या हमारे आर्मी चीफ्स की बात सुने, तो भारत की रणनीति सिंपल सी है। उस रणनीति का नाम है आओगे तो मार खाओगे। बहुत बढ़िया रणनीति है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अब सीमा पार की तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं ये 1962 का भारत नहीं है, और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ये 1962 का चीन भी नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से भारत अब जो है इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि अब आप भी देखेंगे 19 सबसे लास्ट लड़ाई 1975 में हुई थी चीन की, ठीक है ना, वो किसके साथ? वियतनाम के साथ। वियतनाम जरा सा देश है, ठीक है, और वियतनाम ने उससे पीछे अब हटाने पर मजबूर कर दिया। तो आपको लगता है भारत जैसी महाशक्ति से वो पंगा ले पाएगा? क्योंकि अगर युद्ध होता है तो भारत भले ही 50 साल पीछे चला जाए, लेकिन चीन को वो चोट पहुंचेगी, उसके वर्चस्व को वो चोट पहुंचेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी जो इमेज है उसको वो हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति शायद आने वाले 100 साल में भी ना हो। ठीक है सर। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र है, ठीक है, और उसको घेरने के लिए एक नई रणनीति तैयार हो रही है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार हुई, जिसे कहा जा रहा है क्वाड। ठीक है ना, क्वाड क्या है? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगर आप देखेंगे ये जो पूरा समुद्री क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, वियतनाम को और ताइवान को है। और तो और इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे जो देश हैं वो भी चीन की दादागिरी से परेशान है। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4 देशों का समूह, और यूएसए और इंडिया चाहते हैं इसके अंदर और देश भी शामिल हो। और आपको जान के हैरानी होगी कि म्यांमार, जिसे पिट्ठू कहा जाता रहा है चीन का, पहली बार भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के बाद म्यांमार ने चीन को आंखें दिखाई और ये बोला कि हमारे विद्रोहियों को हथियार मत दो और हमारे क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश मत करो। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि म्यांमार ने चीन को आंखों में आंखें डाल के वाली बात कही। और ताइवान को भी आप देखेंगे, ताइवान जो है उसके भी आक्रामक रवैये तेज हो गए चीन के खिलाफ जब से भारत ने इसकी शुरुआत की है। इस चीन को मजा चखाने का जो झंडा है अपने हाथों में लिया है, क्योंकि सबको मालूम है आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन प्रीत ना होए, भय बिन प्रीत ना होए, यानी डर के बिना प्रीत नहीं होगी। सुर नर मुन की यही है रीति, बिल्कुल सर, भय बिन प्रीत ना होए। ठीक है, दो जुड़ गए हैं हाँ इत्तेफाक से, बिल्कुल, यानी जब तक हमारा डर नहीं होगा। बिल्कुल। और भारत क्योंकि लीड कर रहा है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे देश, इनकी इकोनॉमी क्या है, वियतनाम, ताइवान, म्यांमार, क्या है सर, इनको एक बड़ा नेता चाहिए। ठीक है ना, और जैसे कि बात आपने सुनी होगी महाभारत में पांडव 5 थे, लेकिन वो एकजुट थी किसके पीछे? श्री कृष्ण के पीछे। सही बात। और उन्होंने 100 कौरवों को, और यहाँ तक कि जो नारायणी सेना थी जो सबसे ज्यादा प्रबल मानी जाती थी, उस तक को हरा दिया। तो भारत की भाई सीधी सारी रणनीति यही है, जहां तक हमको लग रहा है, और होनी भी चाहिए कि आओगे तो मार खाओगे। अच्छा सर, चलिए अपने विश्लेषण को अंत पर लेके चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चा अगर अभी तक देख रहा है तो बहुत कुछ आज सीखा होगा। ये जो आज आपने जो सर एक इनोवेटिव चीज करी है, यहाँ पर मैप के थ्रू चीजों को समझाया, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ वो मैप से समझेंगे। जैसे आपने वो चिकन नेक बताया, वो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो हमारी 7 सिस्टर पर बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो मेरा एक प्रश्न है, आप इसका और एक बढ़िया सा जवाब दे दीजिए कि क्या इस विवाद का कोई स्थायी हल है हमारे पास, हमारी या दोनों देशों के पास? क्या कोई स्थायी हल है? देखिए सर, स्थायी हल तब होता है, किसी भी चीज का इलाज तब होता है सर, जब रोगी अपने रोग को स्वीकार करे और उसके प्रति सचेत होकर कार्य करे। ये विवाद 2 देशों के बीच में है। भारत इसे सुलझाना चाहता है, अब से नहीं, बहुत पहले से, लेकिन चीन की कोई मंशा ही नहीं है कि वो उसे सुलझाए। तो जब चीन की कोई मंशा ही नहीं है और वो भारत पे मनोवैज्ञानिक दबाव लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कैसे सुलझाएंगे? क्या हम वार करेंगे? वॉर एक विकल्प हो सकता है, लेकिन वार कोई अंतिम विकल्प नहीं होता है। ठीक है ना, वॉर के साथ बहुत सारी नुकसान भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो रणनीतिक विश्लेषक हैं, जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका सिर्फ यही कहना है
कि भारत को अपनी सामरिक और आर्थिक ताकत को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने भी आपसे क्वाड की बात की, तो क्वाड को दूसरा नेटो कहा जा रहा है। नेटो एक समूह है सर, बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर यूरोप के बहुत सारे देश सम्मिलित हैं और अमेरिका सम्मिलित है। इन देशों का एक ही संविधान है कि इन सब देशों पर कोई भी एक देश हमला करेगा दुनिया का, तो सारे देश मिलकर लड़ेंगे। तो क्वाड में भी वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड पर किसी के देशों पर किसी ने भी हमला किया तो सारे देश मिलकर हमला करेंगे। तो ये रणनीति अगर सही साबित होती है और कोरोना का ये काल चला जाए, भारत आर्थिक रूप से तरक्की करे और भारत के ऊपर कोई आंख उठाकर देख ना पाए, यही एक स्थायी समाधान हो सकता है। वरना चीन जैसे देश के साथ जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी बात के लिए वो जवाबदेह नहीं होता और अपनी कूटनीति के तहत अपने प्रोपोगेंडा को, अपने फेक प्रोपोगेंडा को फैलाने में नंबर 1 होता है, तो ऐसे देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सही कहा सर आपने। और मुझे लगता है इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत हद तक काम कर रही है। और बहुत सारे जैसे आपने देखा चाइनीज ऐप जो हमारे देश में क्या हुए हैं, बैन हुए हैं। और मुझे लगता है कि आज इतना तो परिस्थिति में तय है कि आज हम 1962 वाले भारत नहीं है बिल्कुल और चीन भी नहीं है 1962 वाला, लेकिन हमें हमें इस देश के नागरिक होने के नाते ये एक नैतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अगर हमारे देश को जरूरत है तो हमें देश के टैक्स देना हो। मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए एक बात कहना बिल्कुल चाहूंगा सर। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमें अपने दुश्मन से लड़ना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बिल्कुल हम अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे स्तर पर जब हमें पता है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन है और भारत में डेमोक्रेसी, भारत में सबको बोलने की आजादी है, बिल्कुल लेकिन इतनी विकट स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सरकार को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे वक्तव्य दें जैसे कि विपक्ष की तरफ से हमें सुनने पड़े हैं कि बिल्कुल देश ही कमजोर ना हो जाए। बिल्कुल जिस प्रकार से कहा गया कि जमीन हड़प ली, कैसे हड़प ली और क्या कहते हैं आर्मी के लोग मारे गए, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं उठा रहे हैं, हम सीधे सीधे अपनी आर्मी पर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने अभी देखा था थोड़े दिन पहले देश के एक बहुत बड़े युवा नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 10 मिनट में चीन का सफाया कर देते, ये कर देते, वो कर देते। लेकिन मुझे लगता है सर, देखिए ये सिर्फ जो कथन है ये बोलने के लिए अच्छे हैं ये राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए सिर्फ अभी। लेकिन मैं बस यही चाहूंगा कि सभी लोग, क्योंकि मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं, हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारी एक नैतिकता से जिम्मेदारी है कि अगर हमारी बिल्कुल। देश की गवर्नमेंट संकट की स्थिति में है तो हम सबको मिलकर सहयोग करना है अपनी गवर्नमेंट का। सारी विपक्षीय पार्टी एक साथ आए जिससे गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। और इवन जो हमारी फोर्सेस हैं सर, आप उन पर कभी कोई ऐसा वाक्य नहीं कर सकते जिससे उनका मोरल डाउन हो। वैसे हमारे देश की सेना, जो भी तीनों सेना है, चाहे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनका कहीं मोरल इन कथनों से डाउन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा एक हम क्या कहेंगे उसको, मैं शब्द भूल रहा हूं, हमारा एक फर्ज है कि हम कोशिश करें कि हमें उस टाइम पर अपनी देश के साथ खड़ा रहना है और उस टाइम जात प्रथा सबको भूल के राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना है और देश का सहयोग करना है। तो सर मैं यही चाहूंगा, आज का आपका अंतिम विश्लेषण और फिर हम आज के चर्चा का विश्लेषण को समाप्त करेंगे। तो आज आपका अंतिम विश्लेषण क्या है? मेरा अंतिम विश्लेषण यही है कि नेपोलियन ने एक बात कही थी चीन के बारे में कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसे जगाओ मत, वो जगेगा तो प्रलय आ जाएगी। ये कथन उसने चीन के लिए कहा था और चीन एक वो दैत्य बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ड्रैगन जो होता है वो आग उगलता है, बिल्कुल लेकिन कितनी भी आग उगले वो हिमालय की बर्फ को पिघला नहीं सकती। बिल्कुल सही। ठीक है ना, हिमालय ने हमेशा हमें हमारे प्राचीर जो दृष्टि से हमें हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा दी है। और ये यदि ये हिमालय हमारे हाथ से निकल गया, ये गलवान घाटी, ये पेंगोंग लेक, ये फिंगर 4 इलाके ये हमारे हाथ से निकल गए तो भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत हानि होगी और इसे हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शहादत हमारे खून में है, इंडियन आर्मी के खून में है। बिल्कुल ठीक है, हम दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारी संप्रभुता के साथ आंच लेकर आएगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया में भारत ही एक देश है जिसने किसी दूसरे देश पर या दूसरी सभ्यता पर हमला नहीं किया। ठीक है, तो ना ही हमें उम्मीद है कि हमला हम करें, कोई हमें ऐसा मजबूर करे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ एकजुट होकर खड़ा है। यही मैं कहना चाहूंगा। चलिए तो सर, धन्यवाद पुष्कर सर, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये जो सीमा विवाद था
और मैं चाहूंगा कि सर हम अगली वीडियो में भी अगला जो विश्लेषण रखेंगे इसी पर कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि ये जो अभी प्राइवेसी के नाम पर कि कहा गया कि चाइनीज जो ऐप है वो प्राइवेसी लोगों की क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर सकते हैं, उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं। हम सोचते हैं कि एक जो अगला विश्लेषण होगा थोड़ा टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी हमने क्या करा फिजिकल जो हमारा और चाइना का विवाद था बाउंड्रीज को लेके, सीमाओं को लेके, यानी मैप की दृष्टि से तो हमने इस विवाद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है। अगला जो हम विश्लेषण रखेंगे इसी पर मैं चाहूंगा कि हम ऐसी और एक दो सीरीज बनाएं जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी है यानी जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हमारा और चाइना का क्या कहीं एक जैसा कभी कोलैबोरेशन है, या हम आगे हैं या वो आगे हैं। जनरली वो आगे होंगे क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, लेकिन अब मैंने कहा ना जैसे कि भारत चेंज हो रहा है, तो भारत वो नहीं है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मैं चाहूंगा कि अगली वीडियो विश्लेषण जो हम रखें वो इसी टॉपिक पर रखें, और बाकी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें अगला क्या चाहिए। तो सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने अभी तक ये वीडियो देखी, और मैं चाहूंगा देखिए ये विश्लेषण है, इसमें हम नहीं बोलते कि बेटा लाइक करो और आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लेकिन आप ध्यान रखें कि एग्जाम पास का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम पास का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो लिंक में आपको मिलेगा, वहां पर आपको जो एजुकेटर्स हैं उनके नोट्स मिलते हैं। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर ही सकते हैं एग्जाम पास का यूट्यूब पर, सॉरी प्ले स्टोर पर। तो आज के विश्लेषण को मैं समाप्त करता हूं। पुष्कर सर आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं अगला विश्लेषण लेके फिर से आऊंगा पुष्कर सर के साथ, और जब विश्लेषण की बारी बढ़ती रहेगी तो हम नए नए मेंटर्स को भी बुलाना चाहेंगे पुष्कर सर, और मैं चाहूंगा कि एक विश्लेषण पुष्कर सर भी लें, और तब वहां पर देखेंगे कि कैसे चीजों को और आगे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी कामना में कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मैं प्रतीक सर आप सबसे विदा लेता हूं। आप सब खुश रहिए, संपन्न रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने शहर अपने देश का नाम रोशन करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।